हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया। जैसा कि आप जानते हैं कि रिंग थ्योरी पर हम काम कर रहे थे और रिंग थ्योरी की एक वीडियो हमारी हो चुकी है। सेकंड पोर्शन में हम जो है आज, जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रिंग थ्योरी की क्लास को। सेकंड क्लास है हमारी आज। और बेसिकली हमने बहुत सारी इससे पहले डेफिनेशंस को जाना है। डिवीजन रिंग क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, रिंग के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से जाना, फील्ड क्या होता है। ठीक है, सो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं। जस्ट उन्हीं सब चीज़ों में थोड़ा सा रिलेशन बनाते हुए हम आगे चलेंगे। सो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, हम बात कर रहे थे, एक तो हमारा था जी इंटीग्रल डोमेन। बहुत ही अच्छे से समझते हुए जाएंगे क्योंकि आज हमारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स या ये मान सकते हैं कि काफ़ी सारे रिजल्ट्स हम देखने वाले हैं। और एक हमारा होता है फील्ड। हम ये जानते हैं कि इंटीग्रल डोमेन हो या फिर हमारा डिवीजन रिंग हो, दोनों ही बेसिकली जो फील्ड होता है, फील्ड के अंदर बेसिकली A1 टू A5 तक सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, M1 टू M5 ये भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो हम देख पा रहे हैं कि जो फील्ड होता है वो एक इंटीग्रल डोमेन भी होता है और वो एक डिवीजन रिंग भी होती है। बिकॉज डिवीजन रिंग में तो सिर्फ इतनी सी कमी होती है कि अगर इसके साथ कॉम्यूटेटिव भी ऐड कर दिया जाए तो वो फील्ड बन जाता है। सिमिलरली जो इंटीग्रल डोमेन होता है, इंटीग्रल डोमेन में भी अगर एक कंडीशन हम ऐड कर दें तो वो फील्ड बन जाता है। और वो कंडीशन ये है कि इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, वैसे बेसिकली इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशंस को जब हमने देखा था, इंटीग्रल डोमेन हमारा क्या होता है, एक ऐसी रिंग होती है, एक ऐसी रिंग जो कि हमारी क्या हो, कॉम्यूटेटिव हो, एंड इसमें कोई भी नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर की बात करता था ये। ठीक है, एंड इसमें कहीं ना कहीं यूनिटी भी आई जाती है, यूनिटी भी इसमें हुई जाती है। ठीक है, सो इंटीग्रल डोमेन में, इंटीग्रल डोमेन को फील्ड बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन चाहिए होती है, दैट इज फाइनाइट, कि ये फाइनाइट होना चाहिए। और अगर ये फाइनाइट होता है दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड बन जाएगा। और फील्ड जो होता है, फील्ड हमेशा ही, फील्ड हमारा हमेशा ही क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता ही होता है। ठीक है, सो यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है, एक कॉन्सेप्ट बनता है हमारा, जिस पर डायरेक्ट हमारे एमसीक्यूज बनते हैं कि इंटीग्रल डोमेन यानी कि जो हमारा फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा वो हमेशा ही क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगा। एंड जो फील्ड होता है, जो फील्ड होता है वो हमारा इंटीग्रल डोमेन हो ही सकता है। ठीक है जी, वो डिवीजनिंग भी हो सकता है। सो फील्ड हमारा हमारा ऑलवेज एक इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन में एक कंडीशन हमें ऐड करनी पड़ती है, फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट वर्ड यहाँ पर एडेड है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन हम आगे देखते हैं, इंटीग्रल डोमेन के लिए हमने जो इसकी डेफिनेशन देखा था कि इंटीग्रल डोमेन में, एक तो इंटीग्रल डोमेन में हमारे पास रिंग होती है, रिंग के लिए हम A1 टू A5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, एक M1 प्रॉपर्टी, एक M2 प्रॉपर्टी और एक हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। ठीक है जी, इसके अलावा इसमें ये कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए, एंड नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर्स इसमें होते हैं, नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर्स। ये डेफिनेशन हमने इसकी देखी थी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक और इसकी सेकंड डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं कि इंटीग्रल डोमेन में जो नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर है, इस कंडीशन की जगह हम एक और कंडीशन ले सकते हैं जो हमारे होते हैं कैंसलेशन लॉस। कैंसलेशन लॉस यानी कि अगर कोई हमारी रिंग, अगर कोई हमारी रिंग कॉम्यूटेटिव हो, कॉम्यूटेटिव हो प्लस लेफ्ट कैंसलेशन एंड राइट, लेफ्ट या राइट कोई भी, सो कैंसलेशन लॉज को अगर फॉलो करते ही है देन हम उसे जो है इंटीग्रल डोमेन बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये इंटीग्रल डोमेन की एक सेकंड डेफिनेशन यहाँ पर बन जाती है। यानी कि अगर आप या तो कहीं कहीं भी आप ले रहे हैं, नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर कहीं भी ले रहे हैं आप, ये कंडीशन कहीं भी ले रहे हैं, ये कंडीशन सिमिलर होती है अगर आप कैंसलेशन लॉज को होल्ड करा देते हैं। यानी कि या तो आप ये बोल दें कि यहाँ पर कोई भी जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर आप कैंसलेशन लो कर दें, दोनों एक ही बात है। तो ये कंडीशन यहाँ पर रिप्लेस हो सकती है। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था आज का। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा देखिए, जब हम बात कर रहे थे डिवीजन रिंग की, डिवीजन रिंग की डेफिनेशन में हमने देखा था एक रिंग होनी चाहिए, रिंग विद यूनिटी प्लस एवरी नॉन जीरो नंबर, इसका हर नॉन जीरो एलिमेंट जो है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट, यानी कि उनका
इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ये हमारी डिवीजन रिंग की डेफिनेशन थी। कॉम्पिटेटिव की यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई थी, तो हम यहाँ पर बात करेंगे भी नहीं। डिवीजन रिंग में रिंग होनी चाहिए, रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हमारा यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों कंडीशंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारी एक कंडीशन से, और यहाँ पर अगर हमारी कंडीशन कुछ इस टाइप से हो जाए कि कोई इक्वेशन है ax इक्वल्स टू b, इक्वेशन हैव सॉल्यूशन इन R। अगर ये कंडीशन लगा दें तो हमें यूनिटी कंडीशन और जो हमारा इनवर्स यानी कि जो M3 कंडीशन होती है और M4 कंडीशन है, इन दोनों को रिप्लेस कर सकती है हमारी जो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन वाली जो कंडीशन होती है। ठीक है, इसके साथ यानी कि कोई भी आप रिंग ले लें और ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, देन ऑल्सो वो हमारी एक डिवीजन रिंग हो जाएगी। यानी कि बेसिकली ax इक्वल्स टू b, दिस इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन इन R। ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल हमारी इक्विवेलेंट है किस कंडीशन के, हमारी M3 कंडीशन के एंड M4 कंडीशन के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट मीन्स अंडरस्टूड है कि वहां पर M3 एंड M4 यानी कि एक तो हमारी यूनिटी एंड हमारा एक यूनिट एलिमेंट, या बोल सकते हैं कि इनवर्स, तो ये हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारी कि जो हमारा कोई भी जो हमारा फील्ड होता है, ठीक है, अ फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर्स। अब देखिए हम ये इस टाइप से कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे ना, तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स हमारे एमसीक्यूज में हमें डायरेक्ट एक एक स्टेटमेंट के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, अ फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर्स, यानी कि बेसिकली फील्ड के अंदर कोई भी प्रॉपर जीरो डिवाइजर नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करेंगे, नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर। ठीक है, जीरो डिवाइजर्स होते हैं लेकिन प्रॉपर जीरो डिवाइजर फील्ड में नहीं होता, ये इसकी डेफिनेशन ही कहती है। ना तो फील्ड में होता है, ना इंटीग्रल डोमेन में होता है, ना डिवीजन रिंग में होता है, किसी में भी, इन सभी में, तीनों में ही हम कोई भी प्रॉपर जीरो डिवाइजर नहीं लेते हैं। बस ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। और प्रॉपर जीरो डिवाइजर नहीं होने का मतलब है कि अगर ए भी आपका जीरो है, दैट मीन्स या तो आपका ए जीरो है, इधर ए जीरो और बी इज जीरो। ठीक है जी, चलिए, सो ये कंडीशन बहुत ही मतलब ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। चलिए, इसी के साथ एक और स्टेटमेंट मान लीजिए मैं ऐसा लिखूं आपके सामने, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से लास्ट क्लास में सारी के सारी कॉन्सेप्ट्स को सीखा है। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप डायरेक्टली इस क्लास में आ रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे, तो प्लीज आप प्रीवियस क्लास को रिंग थ्योरी पार्ट 1 को जरूर देख करके आए। मेरा एक स्टेटमेंट है यहाँ पर, अ फाइनाइट कॉम्पिटिटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज अ फील्ड। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक तो कंडीशन ऐड किया फाइनाइट, एक मैंने बात किया कॉम्पिटिटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। देखिए हम जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव रिंग ले रहे हैं हम, रिंग भी हो, कॉम्पिटिटिव हो, विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो, कॉम्पिटिटिव हो, रिंग हो, विदाउट जीरो डिवाइजर हो। तो देखिए ये कंडीशन हमने की थी थोड़ा सा पहले, देखिए हम इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन हमने की थी, रिंग होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर। ये तो हमारी जो है इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन है। यानी कि ये जो डेफिनेशन है, ये जो हमारी डेफिनेशन है इतनी, कॉम्पिटिटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ये हमारी हो जाती है इंटीग्रल डोमेन की। एंड इंटीग्रल डोमेन कैसा हमारा फाइनाइट है, इंटीग्रल डोमेन कैसा है हमारा फाइनाइट है। और हमने देखा था स्टार्टिंग फर्स्ट कॉन्सेप्ट ही हमारा कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमारा फील्ड होता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, सो बिल्कुल ऐसी ही चीज है, तोड़ मरोड़ के कैसे कॉन्सेप्ट को बनाया जाता है, बिल्कुल यही चीजें थी, यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर देखने थे। खैर हम काफी सारे एमसीक्यूज यहाँ पर करने भी वाले हैं। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, किसी भी रिंग का कैरेक्टर क्या होता है। देखिए यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार टॉपिक है, कैरेक्टर ऑफ अ रिंग। किसी भी रिंग के कैरेक्टर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन हमारा कोई ऐसा नंबर होता है, एन हमारा कोई ऐसा नंबर होता है कि किसी भी एलिमेंट पर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि कोई भी एलिमेंट ले लो आप ए जो कि रिंग से बिलोंग करता हो, उस एलिमेंट को एन टाइम आप ऑपरेट कर रहे हो तो ये आपका जीरो बन जाए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि किसी भी एलिमेंट पर आप इसको एन टाइम ऑपरेट कर रहे हो और ये आपका जीरो बन जाए, तो जितने टाइम्स आपको ऑपरेट करना पड़ रहा है हर एक एलिमेंट को,
वो हमारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग या फिर कैरेक्टर ऑफ अ रिंग। सो सिंपली ये यूनिक होता है पूरे के पूरे, यानी कि हर एलिमेंट को, यानी एन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट ए से कर रहे हो तो भी ये जीरो हो जाएगा, बी से कर रहे हो तो भी जीरो हो जाएगा, सी से कर रहे हो तो भी जीरो हो जाएगा। तो एक यूनिक ऐसा एलिमेंट होगा पूरी रिंग में जिस पर ये रिंग के सारे एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट पर आप ऑपरेट करोगे एन टाइम्स तो बेसिकली आपका जीरो बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, Z6 हमने लिया है, ये क्या होता है 0 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आप देखेंगे जीरो जो होता है ना, जीरो की बात छोड़ते हैं, एक बार वन की बात करते हैं। वन को आपको 6 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा तब जाकर के हमारा जीरो बचेगा, रिमाइंडर जीरो बचेगा। टू को अगर आप देखते हैं तो टू को 3 टाइम्स करोगे तब जीरो बचेगा, 3 को आप 2 टाइम्स करोगे तब जीरो बचेगा। लेकिन ये तो सारे अलग अलग एन आ रहे हैं, हमें देखना है एक सिंगल ऐसा एन, एक ऐसी एन की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये सभी जीरो हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, एन अगर हम 6 लेते हैं तो 6 टाइम ऑपरेट करते हैं तो ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। जैसे 1 को अगर हम 6 टाइम्स ऐड करते हैं तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, सॉरी ये 7 टाइम्स हो गया। अगर 6 टाइम आप करेंगे तो जीरो हो जाएगा। 2 को भी अगर आप 6 टाइम्स करते हैं तब भी हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि 6 का मल्टीपल तो हो ही जाएगा। एंड 3 को भी अगर आप 6 टाइम्स करेंगे देन ऑल्सो वो हमारा 18 बनेगा तो भी वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप्स के 4 को आप 6 टाइम्स करेंगे जीरो हो जाएगा, 5 को आप 6 टाइम्स करेंगे 30 बनेगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो यानी कि यहाँ पर इस रिंग का, इसे हम बोलते हैं करेक्टर ऑफ Z6, ये हमारा 6 ही हो जाएगा। ठीक है जी, सो इसी टाइप से पर्टिकुलर एक ऐसा हम यूनिक एलिमेंट लेंगे, यूनिक फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर। करेक्टर जो होता है इट इज यूनिक फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि सारे एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, एक सिंगल एलिमेंट होता है, कॉमन एंड सिंगल। ठीक है, कॉमन एंड सिंगल एलिमेंट होता है। सो इसी एन को हम कहते हैं एन इज कॉल्ड करेक्टर ऑफ आर। ठीक है, सो इसे हम करेक्टर ऑफ आर कहते हैं। ठीक है जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, तो उस केस में हम करेक्टर ऑफ जेड जो है वो बेसिकली जीरो लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स के लिए करेक्टर फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले हम कोई एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमने जेडन लिया, जेडन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 1 2 सन अप टू n-1 तक हो जाएगा। और इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट देख भी लिया है कि इसके लिए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जेडन के लिए करेक्टर ऑफ जेडन जो हो जाएगा वो हमारा n ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हमने देखा था कि इसको बेसिकली n टाइम ऑपरेट करोगे सारी एलिमेंट्स को तो बेसिकली आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप Z6 के लिए कर रहे थे तो 6 टाइम आप ऑपरेट कर रहे थे तो हमारा बेसिकली हमें 0 मिल रहा था। ठीक है, सो ये तो हमने लॉजिक लगा लिया। सो एक और कंसेप्ट हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर 0 बनना इम्पॉसिबल हो, ठीक है 0 नहीं बने, कोई भी NA अगर हमारा 0 ना बने फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, कोई भी हमारा ऐसा नहीं बना हो, तो उस केस में हम करेक्टर ऑफ R जो है वो 0 लेते हैं। ठीक है, सो ये चीज देख ली। अब हम देखते हैं करेक्टर्स। डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स हमारे होते हैं 0 +-1 +-2 सॉन अप टू इन्फिनिटी। सो इसमें आप देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट को चाहे आप इन्फिनिटी टाइम्स ऐड कर दें तो भी आपका 0 बनेगा ही नहीं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लें आप, n टाइम्स ए ले लें, वो कभी 0 बनेगा ही नहीं। ठीक है, 0 के अलावा। सो बेसिकली करेक्टर ऑफ जेड हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के लिए। रैशनल नंबर हमारा p/q फॉर्म में होता है। सो इसमें भी ये हमारा 0 कभी बनेगा ही नहीं, कितने भी p/q आप ऐड करते जाइए ये कभी भी हमारा 0 नहीं बनेगा। तो इसके लिए भी करेक्टर ऑफ जेड हमारा 0 हो जाएगा। सिमिलरली रियल नंबर्स के लिए भी आपका करेक्टर ऑफ जेड, सॉरी जेड नहीं ले रहे हम यहाँ पर, रैशनल नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर रियल नंबर्स ले रहे हैं। सो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं जेड ऑफ प्राइम नंबर के लिए देख रहे हैं, तो प्राइम नंबर के लिए ZP के लिए बेसिकली करेक्टर ऑफ ZP हमारा P ही हो जाएगा। ठीक है, एंड ZN के लिए देख रहे हैं तो भी हमारा क्या हो जाएगा, N ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप मैट्रिसेस के लिए बात करते हैं, मान लीजिए हम कोई भी मैट्रिक्स की बात करते हैं, 2/2 की कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कि हम बहुत सारी मैट्रिसेस को, मतलब एक ही हमारा कोई ऐसा n हमें नहीं मिलेगा जिसके लिए हम बहुत सारी मैट्रिसेस को
ऐड करें उनका और हमें 0 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। कोई सिंगल ऐसा यूनिक एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। सो करेक्टर ऑफ M2R ये भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि जहां पर पॉसिबल ही ना होना, नॉट पॉसिबल के केस में, हम करेक्टर ऑफ R डायरेक्टली इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमें पता चला कि भाई करेक्टर ऑफ R तो सिर्फ हम Zn के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं और वो हमारा n के इक्वल होता है, ठीक है। सो करेक्टर को हमने अच्छे से देखा। अब इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमने जो है प्रीवियसली बात की थी थोड़ा सा कि अगर हम बात करते हैं हमारे इंटीग्रल डोमेन की या फिर अगर हम बात करें हमारे फील्ड की, सो इन सभी में हमने देखा था, जैसे हम बात करें ZP की बात कर ले या फिर Zn की बात कर ले, जहां पे n हमारा कंपोजिट नंबर हो, ठीक है। सो कंपोजिट नंबर अगर होता है Zn, तो बेसिकली Zn के केस में हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर अगर है तो इसमें हमारे 0 डिवाइजर्स एग्जिस्ट करेंगे। और 0 जैसे हमने प्रीवियसली देखा था लास्ट क्लास में, Z8 के लिए हमारे 0 डिवाइजर्स थे, लेकिन ZP यानी कि प्राइम नंबर्स के लिए जैसे Z7 के लिए हमारे 0 डिवाइजर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जहां पर 0 डिवाइजर एग्जिस्ट करते हैं वो डेफिनेटली फील्ड तो नहीं होगा और वो इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होगा, ठीक है, वो डिवीजन रिंग भी नहीं होगा। लेकिन अगर ZP है, प्राइम नंबर के लिए है, तो ये हमारा फील्ड भी हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा और ये हमारा डिवीजन रिंग भी हो जाएगा। बिकॉज इन सभी तीनों में ये कंडीशन होती है कि वहां पर कोई भी आपका प्रॉपर 0 डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर इसमें नो प्रॉपर 0 डिवाइजर्स, इसमें कोई भी प्रॉपर 0 डिवाइजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो कोई भी इसमें 0 डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता है। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं करेक्टर ऑफ ZP की, तो ये हमारा प्राइम नंबर के इक्वल होता है। सो यहां से हम एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, हेंस करेक्टर ऑफ इंटीग्रल डोमेन और फील्ड इज 0 और P यानी कि प्राइम नंबर। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इंटीग्रल डोमेन या फील्ड होगा तो कोई भी उसके 0 डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली कोई भी कंपोजिट नंबर तो उसका करेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर Z8 का करेक्टर ऑफ Z8 तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन ये फील्ड ही नहीं है, यानी कि इंटीग्रल डोमेन और फील्ड है ना, तो उसके लिए आपको या तो प्राइम होना पड़ेगा या फिर आपका जो करेक्टर है वो 0 हो सकता है। सो किसी भी इंटीग्रल डोमेन के लिए बात कर रहे हैं या फील्ड के लिए बात कर रहे हैं तो उनका करेक्टर कभी भी कोई कंपोजिट नंबर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ या तो 0 हो सकता है या फिर प्राइम नंबर हो सकता है। प्राइम नंबर इन द केस ऑफ ZP, ठीक है। और बाकी कोई भी आप ले लें, Q के कॉन्सेप्ट में ले लें, या मान लीजिए करेक्टर ऑफ रियल नंबर्स ले रहे हैं या करेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो या तो प्राइम हो सकता है, इसका P प्राइम हो जाएगा, ये हमारे 0 हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप नेचुरल नंबर्स के केस में देखें तो भाई नेचुरल नंबर तो हमारा ना तो फील्ड होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये तो हमारा फील्ड होता ही नहीं है। इंटीजर्स के लिए आप देखें तो ये भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली हम जो है हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनाया है, ये लाइन जो है उसे आप बहुत ही अच्छे से क्लियरली याद रखेंगे, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड के लिए, ठीक है जी। इसके बाद एक और हमारा एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि अगर कोई भी हमारा फील्ड है या कोई भी हमारी रिंग है, मान लीजिए कोई रिंग है, रिंग के लिए उसके किसी भी सारे एलिमेंट्स के लिए चेक मत करो, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जो यूनिटी है उसकी सिर्फ और सिर्फ यूनिटी के लिए उसका ऑर्डर चेक कर ले, यानी ऑर्डर ऑफ यूनिटी यानी 1, ये चेक कर ले। अगर ये आपकी इन्फिनिटी होती है, यानी 1 को आप इन्फिनिटी टाइम ऐड करें तो भी आपका जो है बेसिकली ऑर्डर ऑफ 1 क्या होता है, यानी 1 पर आप कितने टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं इसको, ठीक है, कितने टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, कि बेसिकली आपके पास 0 बन जाए। तो ये तो बनेगा ही नहीं, इन्फिनिटी टाइम ऐड करेंगे तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। सो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ यूनिटी एलिमेंट अगर आप देखें, ये अगर आपका इन्फिनिटी है, दैट मीन्स करेक्टर ऑफ रिंग आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ यूनिटी आप चेक करें, अगर ये आपका इन्फिनिटी है दैट मीन्स आपका करेक्टर ऑफ आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स की बात करो, रैशनल नंबर्स की बात करो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करो, n ऑर्डर की n ऑर्डर की मैट्रिसेस की बात करो, तो इन सभी के लिए आप अगर आप यूनिटी के लिए ऑर्डर अगर आप देखते हैं उसका, तो वो बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, बेसिकली
इन्फिनिटी होता है। सो इस केस में हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, जो कैरेक्टर है वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए लेकिन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5, ये हमने लिया है, ये हमारा है Z6। ठीक है, सो इस केस में आप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट देखें, ऑर्डर ऑफ 2 आपका 3 आ रहा है, ऑर्डर ऑफ 3 आपका 2 आ रहा है, ऑर्डर ऑफ 4 आपका 3 आ रहा है, ऑर्डर ऑफ 5 आपका 6 आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ यूनिट एलिमेंट देखें तो ऑर्डर ऑफ 1 आपका 6 आ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली यूनिट के लिए अगर आप देखते हैं, ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर ये इन्फिनिटी नहीं है, सो बेसिकली यहाँ पर करेक्टर कुछ ना कुछ आएगा और ये हमारा करेक्टर आता भी है इक्वल्स टू 6। ठीक है, लेकिन इंटीजर्स के लिए अगर आप देखते हैं 0 +-1 +-2, तो इसके लिए देखें तो +-1, इसके लिए ऑर्डर ऑफ +1 का देखें अगर आप, तो ये बेसिकली हमारा इन्फिनिटी होगा। सो बेसिकली कैरेक्टर ऑफ आर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन एक चीज हम देखेंगे यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है इट इज डिफरेंट। हर एक एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो अलग अलग होता है। आप देख रहे हैं 2 का ऑर्डर अलग है, 3 का अलग है, 4 अलग है, 5 का अलग है। लेकिन करेक्टर ऑफ रिंग इज यूनिक फॉर कंप्लीट रिंग। यानी जो इसका करेक्टर होता है, हर किसी भी एलिमेंट का करेक्टर आप ले लें, किसी भी एलिमेंट का भी लेंगे ना, किसी भी एलिमेंट का करेक्टर ले रहे हैं, बेसिकली तो रिंग का ही होता है, लेकिन किसी भी एलिमेंट के लिए भी आप कोई एन ले रहे हैं इस टाइप से कि वो 0 हो जाए। सो बेसिकली ये जो आप एन ले रहे हैं ना, ये बेसिकली कंप्लीट रिंग के लिए यूनिक होता है। ठीक है, क्योंकि 6 है तो ये 6 ही इस 2 के लिए है, 3 के लिए भी 6 है, 4 को भी 6 टाइम्स करना है, 5 को भी आपने 6 टाइम्स ही ऐड करना है। ठीक है, सो यानी कि करेक्टर ऑफ एलिमेंट या करेक्टर ऑफ रिंग जो होता है, करेक्टर जो होता है ना, वो बेसिकली यूनिक होता है पूरी की पूरी कंप्लीट रिंग के लिए। ठीक है, सो ये चीज हमने देखी है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कुछ क्वेश्चंस की ओर, और क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट करते हुए जाएंगे क्योंकि हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। एक क्वेश्चन हमारा दैट एफ इज अ फील्ड, एक स्टेटमेंट हमारे पास एफ इज अ फील्ड, एंड बी हमारा स्टेटमेंट है एफ इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, सो आप बताइए कि आप कैसे कैसे जा सकते हैं इसमें। ए हमारा है कि अगर ए है तो आपका बी नहीं होगा, ए नॉट इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज बी, और यहाँ पर बोथ साइड है, और डी ई अगर हम ले लेते हैं एन और टी, तो आप बताइए कौन सा हो सकता है। देखिए फील्ड होगा तो हम जानते हैं कि इंटीग्रल डोमेन तो डेफिनेटली होगा ही होगा, लेकिन इंटीग्रल डोमेन को फील्ड होना है तो फाइनाइट जो कंडीशन है वो हमारी अप्लाई होनी पड़ेगी। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर ए है देन हमारा बी होगा ही होगा, सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा कि ऑर्डर ऑफ किसी एलिमेंट का अगर इनफाइनाइट है या रिंग का ऑर्डर इनफाइनाइट है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए रिंग, यूनिट एलिमेंट को तो छोड़ो, ऑर्डर ऑफ अ रिंग ही अगर इनफाइनाइट हो जाएगा दैट मीन्स करेक्टर ऑफ आर ऑलवेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बट ऑर्डर ऑफ आर अगर आपका फाइनाइट है देन डेफिनेटली करेक्टर ऑफ आर भी आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी वो भी कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर ऑर्डर ऑफ किसी रिंग का ऑर्डर जो है इन्फिनिटी हो जाए, यानी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, बहुत सारे एलिमेंट्स है जैसे इंटीजर्स है। ठीक है, सो इसमें तो 0 +-1 अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर इसका करेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट ऑर्डर ऑफ रिंग अगर फाइनाइट है दैट मीन्स करेक्टर ऑफ आर हमारा 0 तो नहीं होगा, वो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा। और नेक्स्टली एक और कॉन्सेप्ट है हमारा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, कि किसी भी रिंग का करेक्टर जो है ये हमारा डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ दैट रिंग। ठीक है, उस रिंग के ऑर्डर के, उस पर्टिकुलर रिंग के ऑर्डर का डिवाइजर होता है हमारा करेक्टर ऑफ आर। ठीक है जी, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए, सो ये चीजें तो हमने देख ली हैं। सो क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, एक और हमारा क्वेश्चन है, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज, अब देखिए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ठीक है, और फील्ड हो गया तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन कह रहा है ऑफ अ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट ऑफ अ
finite characteristics, not a filled, एंड डी ऑप्शन हमारा एनओटी। तो क्लियर सी बात है, फील्ड है, अगर फील्ड है या इंटीग्रल डोमेन भी था ना, तो हमारा बेसिकली या तो जीरो होगा या फिर प्राइम नंबर होगा, क्या जो उसका करेक्टर होगा। ठीक है, करेक्टर या तो जीरो होगा या प्राइम होगा, यानी फाइनाइट करेक्टर होगा। इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, ये फील्ड नहीं है, ये बात भी गलत है। ठीक है, सो बेसिकली ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इफ ऑर्डर ऑफ अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ अ प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर की पावर की फॉर्मेट में है। ठीक है, ये मान ले कि p रेज टू पावर n है। ठीक है, प्राइम नंबर की स्क्वायर मान लो, क्यूब मान लो, यानी कोई भी n पावर है उसकी। ठीक है, सो इस केस में करेक्टर ऑफ f भी हमारा p ही हो जाएगा। यानी कि अगर ऑर्डर ऑफ फील्ड हमारा प्राइम नंबर है, तब तो हमारा करेक्टर ऑफ f तो हमारा प्राइम होगा ही होगा। बट अगर हमारा ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप है या ऑर्डर ऑफ रिंग, ऑर्डर ऑफ फील्ड है, ये हमारा अगर प्राइम नंबर की पावर के फॉर्मेट में है, देन ऑल्सो हमारा करेक्टर ऑफ f जो है ये हमारा p हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्डर ऑफ f अगर हमारा 5 है, यानी प्राइम नंबर है, देन करेक्टर ऑफ f भी हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि p है प्राइम में तो प्राइम होगा। ऑर्डर ऑफ f अगर हमारा 13 हो गया, देन करेक्टर ऑफ f हमारा 13 ही होगा। बट ऑर्डर ऑफ f अगर हमारा 4 हो गया, 4 हमारा क्या है, 2 की स्क्वायर। ठीक है, सो हाँ यहाँ पर हमारा करेक्टर ऑफ f हमारा 2 हो जाएगा। एंड ऑर्डर ऑफ f अगर हमारा 49 है, 49 इज 7 स्क्वायर, देन हमारा करेक्टर ऑफ f जो है ये हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर की जितनी भी पावर्स है, पावर को नहीं देखना, उस पर्टिकुलर प्राइम नंबर के इक्वल ही हमारा करेक्टर हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो कि डायरेक्टली एमसीक्यूज के फॉर्मेट में हम जो है देख सकते हैं। ओके, एक हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बट सेम कॉन्सेप्ट लगा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा, लेट एनीथिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बी अ कम्यूटेटिव ring with character p, then a plus b पर p इज इक्वल टू। अब देखिए करेक्टर हमारा p है, करेक्टर p है, दैट मीन्स यहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा कि p टाइम्स आप किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका 0 हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट है सिंपली। ठीक है, p इंटू p टाइम्स किसी भी एलिमेंट को आप ले रहे हैं, यानी कि बेसिकली जो भी चीज आपको मल्टीपल ऑफ p दिखे ना, मल्टीपल ऑफ p, जो भी मल्टीपल ऑफ p होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, p इंटू समथिंग इज 0। ठीक है, सो ये हमने देख लिया। अब देखिए इसका बाइनोमियल, इसका एक्सपेंड करते हैं तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा pc नॉट ap b0 प्लस pc1 1। जैसे अब इसका बाइनोमियल फॉर्म में इसका एक्सपेंड कर देते हैं इसको, pc p माइनस 1 और यहाँ बचेगा p माइनस 1 एंड लास्ट हमारी टर्म होगी pc p a0 bp। ठीक है, तो ये हमने इसका बाइनोमियल एक्सपेंड कर लिया। यहाँ से आप अगर इनके कोफिशिएंट्स की बात देखें तो आपका जो pc 0 होगा या pc p होगा, ये तो आपका जो है इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चेक करें तो आपका जो pc1 है ये आपका p हो जाएगा। इसी टाइप से जो आपका pc p माइनस 1 है ये भी आपका p हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप pc2 देखना चाह रहे हैं, ये आपका बेसिकली p इंटू p माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि ये मल्टीपल ऑफ p हो जाएगा, p इंटू समथिंग हो जाएगा। ये हमारा p है तो इसे p इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं एटलीस्ट, या p इंटू समथिंग मान सकते हैं, इसको मल्टीपल ऑफ p मान सकते हैं। इसी टाइप से pc3, इसी टाइप से सोन अप टू pc p माइनस 1 तक आप जो जाएंगे तो ये बेसिकली p के मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो सारे के सारे कोएफिशिएंट्स हमने देखा p के मल्टीपल हमारे 0 हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। सो ये बीच वाली सारी टर्म्स हमारी इक्वल्स टू 0 हो जाएंगी, बचेगा सिर्फ ये टर्म एंड दिस टर्म। सो बेसिकली हमारे पास pc नॉट हमारा 1 है तो यहाँ से बचेगा ap प्लस यहाँ से बचेगा bp।
सो ये हमारा सिंपली आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट हमने लॉजिक लगा करके, रिंग के अंदर करेक्टर हमें पता था, डायरेक्टली लॉजिक लगा करके हमने इसका सीधा सीधा कंक्लूजन करके आंसर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है जी। सो ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 1 एंड बी हमारे पास है 1 -1 0 0। दीज आर ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है जीरो डिवाइजर्स, बी ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0। सी ऑप्शन है हमारे पास नॉन जीरो डिवाइजर्स, कि हमें चेक करना है कि भाई ये हमारे ए एंड बी जो मैट्रिसेस हैं ये हमारे जीरो डिवाइजर्स हैं या नॉन जीरो डिवाइजर्स हैं। हम जानते हैं कि जीरो डिवाइजर्स के लिए ए बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और अगर ये जीरो डिवाइजर्स होते हैं, ठीक है, तो ए बी हमारा इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए एंड बी भी हमारा इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी इक्वल्स टू 0 है और आइदर ए इक्वल्स टू 0 हो जाए या फिर बी इक्वल्स टू 0 हो जाए, देन वो हमारा जीरो, नॉट अ जीरो डिवाइजर होता है। ठीक है, नॉट अ प्रॉपर जीरो डिवाइजर। एंड फॉर जीरो डिवाइजर ये हमारी कंडीशन होती है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए। सो देखते हैं, सबसे पहले ए का देखते हैं। ए हमारा इक्वल्स हो जाएगा 1 × 1 -1, तो ये हमारा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसी टाइप से बी के लिए देखें तो ये हमारा 0 - 0, ये भी हमारा इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ जाएगा। ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन अगर हम चेक करें 1 -1 0 0, तो ये भी बेसिकली हमारा 0 0 0 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा 0 हो गया, यानी ए बी भी हमारा 0 है, ए बी 0 है, बी भी 0 है। ठीक है, दैट मीन्स ये बेसिकली क्या है, जीरो डिवाइजर्स हैं। 1 -1 अगर आप करेंगे, ओके, ए हमारा जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है ना, इसका वो नहीं देखना। बेसिकली ये हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है, बी भी हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि ए हमारा 0 0 0 यानी कि जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है ना। सो बेसिकली ए हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स है, बी भी हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स है, लेकिन ए बी जो है ये हमारी प्रॉपरली जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए बी तो हमारी जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन ए हमारी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ना ही बी हमारी जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन इसका मतलब ये जीरो डिवाइजर्स हमारे हो जाएंगे। ठीक है जी, इनका हमें डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड आउट करना, थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट हमने पकड़ लिया था। डिटर्मिनेंट हमें चेक नहीं करना, इसका मैट्रिक्स देखनी है कि क्या वो एक जीरो मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, सो ये हमने थोड़ा सा गलत किया था। चलिए, सो बेसिकली ए भी हमारी जीरो मैट्रिक्स नहीं है एंड बी भी हमारी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारे जीरो डिवाइजर्स हैं। ए और बी दोनों ही हमारे जीरो डिवाइजर्स हैं। ठीक है जी, सो ये काफी अच्छे कॉन्सेप्ट हमने देखे। एंड इसी के साथ एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। आप बताएं, इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। कैरेक्टर ऑफ रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स की जो रिंग है उसका करेक्टर क्या हो जाएगा, यानी 2z जो है इवन इंटीजर्स, इसके लिए इसका करेक्टर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा आप देख करके बताएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके पास 0 2 1 DNOT। ठीक है, सो क्लियर सी बात है, 2z यानी कि ऑर्डर ऑफ रिंग या ऑर्डर ऑफ 2z आपका जो है बेसिकली इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी एलिमेंट्स होंगे इसमें, तो बेसिक सी बात है कि करेक्टर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ये काफी सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे हमने देखे। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, बुलियन रिंग क्या होती है। ग्रेजुएशन में हम काफी अच्छे से इसको देखते हैं, बात करते हैं कि भाई बुलियन रिंग हमारी क्या होती है। A ring is called a Boolean ring. A ring is called a Boolean ring if अगर ये आइडेम्पोटेंट हो। आइडेम्पोटेंट हमारी फीलिंग क्या होती है कि अगर if x² is equal to x for all x belongs to R, यानी प्रत्येक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट की स्क्वायर इसका एलिमेंट के इक्वल ही हो, यानी कि जो ये बेसिकली हमारी आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे।
ठीक है। सो अगर ऐसा हो जाता है रिंग के सभी एलिमेंट्स के स्क्वायर उन एलिमेंट्स के इक्वल ही हो, सो उस केस में हमारी जो रिंग है वो हमारी क्या होती है, बुलियन रिंग होती है। ठीक है जी। सो ये आपने बात की। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं या क्वेश्चन फॉर्मेट में ही चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पेज पर देखते हैं एक बार। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ बुलियन रिंग। कौन सी बुलियन रिंग है? तो बुलियन रिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपको कह रहा है कि भाई Z2 है आपका 0 and 1। सेकेंड हमारा Z2 इंटू Z2 एंड सी ऑप्शन है हमारा Z3 एंड डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ अबव, यानी कि सारी की सारी। अब इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। Z2 के लिए एलिमेंट्स है हमारे 0 and 1। तो 0 × 0 अगर आप करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। 0 की स्क्वायर करेंगे तो 1 की स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये तो हमारी बुलियन रिंग है। नेक्स्ट Z3 के लिए देखते हैं एक बार। Z3 हमारा हो जाएगा 0, 1 and 2। तो इसके लिए 0 × 0 तो हमारा 0 आ जाएगा, 1 × 1 भी हमारा 1 आ जाएगा, लेकिन 2 × 2 हमारा इक्वल्स टू 2 नहीं आएगा। दैट मीन्स ये हमारी बुलियन रिंग नहीं है। ठीक है। और सभी नहीं है, एक ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो ऑल ऑफ अबव भी नहीं है। सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली एक और हम Z2 और Z2 को भी चेक करेंगे। Z2 हमारा क्या है, ये हमारा है 0, 1 × 0, 1। ठीक है। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले इन दोनों के लिए। Z2 एंड Z2 है तो इनके ऑर्डर्ड पेयर में हम लेंगे तो एक तो हम ले लेंगे 0, 0 एंड एक हमारा हो जाएगा 0, 1। एक हमारा हो जाएगा 1, 0। एक हमारा हो जाएगा 1, 1। तो इन सभी एलिमेंट्स के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी एलिमेंट को इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, इसको डी माने। सो ए स्क्वायर चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर चेक कर लेते हैं, सी स्क्वायर चेक कर लेते हैं, डी स्क्वायर चेक कर लेते हैं। ठीक है। यानी कि हमें 0, 0 को इसी एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 0, 0 को 0, 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0, 0। ठीक है। अब हम कर लेते हैं 1, 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 1, 0 से। सो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, तो ये हो जाएगा 1, 0। ठीक है। इसी टाइप से 0, 1 है। ठीक है। 0, 1 है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 0, 1 हो जाएगा। ठीक है। 1, 1 है, 1, 1 है। सो इसे मल्टीप्लाई करके देखा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा। सो यानी कि ये तो भाई आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये भी हमारी एक बुलियन रिंग हो जाएगी। सो ए एंड बी हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे, दोनों के दोनों हमारे बुलियन रिंग्स हैं। ओके। चलिए इसके बाद हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन है प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। देखिए दो क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही अच्छे से आपने सॉल्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स कंटेन्स डिवाइजर्स ऑफ 0। ऐसी कौन सी रिंग्स हैं, ऐसी कौन सी रिंग है जिसमें डिवाइजर ऑफ 0 एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉपर जो 0 डिवाइजर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपने बताना है। फर्स्ट हमारा है Z इंटीजर्स। नेक्स्ट है हमारा Z5 अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। सी ऑप्शन है हमारा रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। डी ऑप्शन है आपका Z6 अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो आप देखेंगे प्रॉपर 0 डिवाइजर, तो आप देख रहे हैं कि इंटीजर्स में या रियल नंबर्स में तो 0 डिवाइजर आपका सिर्फ और सिर्फ 0 ही होता है, विच इज इम्प्रॉपर। ठीक है। Z5 में भी आप देखेंगे जहां पर प्राइम नंबर्स की बात आती है, ZP के लिए प्राइम नंबर्स की बात आती है, तो वहां भी हमारा प्रॉपर 0 डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाँ Z6 में करेंगे, कंपोजिट नंबर के लिए करते हैं, Z8 के लिए भी हमने देखा था, Z7 के लिए भी हम देख रहे हैं। सॉरी Z6 के लिए भी हम देख रहे हैं। तो Z6 में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो Z6 में any 2 not equal to 0 for 3 not equal to 0 but 2 into 3 is equal to 6 equals to 0। ठीक है। सो ये हो जाएगा, यानी इसमें 0 डिवाइजर एग्जिस्ट करते हैं। 2 and 3 है इसके लेफ्ट माने राइट माने, बट ये इसके 0 डिवाइजर्स हैं डेफिनेटली। ठीक है। सो ये हमने देख लिया है एंड चलिए ये कॉन्सेप्ट हमने काफी अच्छे से सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन आता है जो हमने यूनिट्स देखा था। तो यूनिट्स के लिए अगर आपसे पूछा जाए, यूनिट्स पूछ ली जाए, द यूनिट्स ऑफ
रिंग Z5 प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, तो इसके लिए यूनिट्स बताएं, या फिर आपके लिए आ जाए क्वेश्चन द यूनिट्स ऑफ, यूनिट्स होते हैं वो एलिमेंट्स जिनके लिए हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। और इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट भी वहां पर सीखा था कि वो सारे एलिमेंट्स Z5 का सेट क्या हो जाएगा, Z5 हमारा इक्वल्स हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5, नहीं 4 तक होगा, 5 नहीं होगा इसमें। Z6 हमने देखा था 0 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। सो बेसिकली Z6 के लिए हमें यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं, तो यूनिट्स के लिए हमने कॉन्सेप्ट देखा भी था। देखिए अगर हम जाए ना, देखने के लिए जाए पिछली क्लास में, अगर हम जाते हैं यूनिट एलिमेंट के लिए, सो यहाँ पर देखिए हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि किसी भी Zn के लिए यूनिट एलिमेंट जो है, प्रत्येक वो एलिमेंट होता है जिसका n के साथ हमारा जीसीडी 1 हो जाए, ठीक है। सो ये हमने कॉन्सेप्ट देखा था Z5 के लिए, जितने भी एलिमेंट्स है 1 के साथ जीसीडी 1 है, 2 के साथ जीसीडी 1 है, 3 के साथ जीसीडी 1 है, 4 के साथ जीसीडी 1 है, तो ये इसके यूनिट एलिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आप पिछली क्लास को देख करके आए देन ओनली आप जो है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो Z5 के लिए वो सारे के सारे एलिमेंट्स जिनका 5 के साथ जीसीडी 1 है, वो सारे के सारे इसके यूनिट एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यूनिट्स की बात करें Z6 में, तो Z6 के साथ यानी 6 के साथ आपका जीसीडी 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 1 का, और उसके बाद आपका जो है 5 का। सो सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 5 इसके क्या हो पाएंगे, यूनिट्स हो पाएंगे, ठीक है। सो ये हमने काफी अच्छे से देख लिया है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, द नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ रिंग Z अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, इंटीजर के लिए कितनी आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर रहेंगी। तो इंटीजर्स का सेट होता है आपका 0 +-1 +-2 सन अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें से कितने नंबर्स के लिए आपका इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है, तो वो देखें, सिर्फ और सिर्फ आपका 1 का और एक आपका -1 का जो है हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बाकी किसी के लिए भी देखिए 2 का इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -2 का इनवर्स -1/2 हो जाएगा, तो ये तो भाई एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। लेकिन 1 के लिए देखें तो +1 का इनवर्स आपका हो जाएगा 1/1 इक्वल्स टू 1, -1 आपका हो जाएगा 1/-1 इक्वल्स टू -1, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ +1 एंड -1, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इंटीजर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 आपके यूनिट एलिमेंट्स होते हैं, एक तो आपका 1 होता है, एक आपका -1 होता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आप Z में देखते हैं तो आपके 2 होते हैं, लेकिन अगर आप 2Z के लिए बात करें तो 2Z में तो वो भी नहीं होते, क्योंकि 2Z में तो सिर्फ 0 +-2 +-4 ये होते हैं, ठीक है। सो इसमें तो 0 एलिमेंट्स हमारे यूनिट एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2Z के लिए कोई भी नो यूनिट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, ओके। चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट ब्यूटीफुल सा टॉपिक, सबरिंग ऑफ अ रिंग। सबरिंग हमारी क्या होती है, जैसे ही हम जो है ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं, तो ग्रुप थ्योरी में हमने सब ग्रुप की बात की थी, वेक्टर स्पेसेस की बात हम कर रहे थे तो हमने वेक्टर सब स्पेसेस की बात भी की थी, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है सबरिंग, ठीक है। सबरिंग यानी कि रिंग का ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट जो खुद एक रिंग हो, जैसे ग्रुप में हमने देखा था, ग्रुप का ऐसा एक सबसेट ले लो जो खुद एक ग्रुप हो, वो हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। वेक्टर स्पेसेस का ऐसा एक सबसेट ले लो जो कि इन इटसेल्फ वो एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए, सो वो हमारा वेक्टर सबस्पेस हो जाता था। सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे कि सब रिंग के लिए एक ऐसा सबसेट लेंगे सब रिंग का जो खुद एक रिंग हो, तो वो हमारी सब रिंग हो जाएगी। सो इसके लिए वही सेम कंडीशंस अब तक जो कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, S बिलोंग्स टू R होने चाहिए, यानी सबसेट ऑफ रिंग होना इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंडली S जो है हमारा नॉन एम्प्टी होना चाहिए इसे, एंड थर्ड एंड कंडीशन जो है हमारी इन इटसेल्फ इज अ रिंग, खुद में रिंग होनी चाहिए। रिंग का मीनिंग है वहां पर अंडर एडिशन उसे क्या होना चाहिए, एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अंडर मल्टीप्लीकेशन उसे एक सेमी ग्रुप होना चाहिए, एंड थर्ड कंडीशन है कि इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को होल्ड करना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, हमारा सब रिंग हो जाएगा।
लेकिन जैसा कि हम हर एक चीज के लिए शॉर्टकट फाइंड आउट करते हैं ना, वैसे ही हम इन सभी प्रॉपर्टीज के लिए, इस लास्ट वाली प्रॉपर्टी के लिए, कि अगर हम इतनी सारी प्रॉपर्टीज, ये 5 प्रॉपर्टीज, ये 2 प्रॉपर्टीज, ये 2 या 1 प्रॉपर्टी, यानी कि ये 8 प्रॉपर्टीज देखें, इसकी बजाय हम सिर्फ एक छोटा सा रूल लगा लेते हैं। सब रिंग के लिए हमारे पास छोटा सा रूल होता है। इस थर्ड प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, इसका एक शॉर्टकट हमारे पास है, एक शॉर्टकट है हमारे पास, कि आप सिर्फ और सिर्फ ए और बी कोई भी एलिमेंट ले लें एस में से, ठीक है, और दो चीजें चेक कर लें कि ए माइनस बी आपका एस से बिलोंग करना चाहिए एंड ए इंटू बी भी आपका एस से बिलोंग करना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं अगर ये सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। सो बेसिकली यानी कि सबरिंग के लिए, सबरिंग के लिए आपके पास कंडीशंस हैं। एक तो आपके पास एस हमारा सबसेट होना चाहिए, एस हमारा नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इसके अलावा इसके साथ या तो आपके साथ हो जाए रिंग की सारी प्रॉपर्टीज, या फिर आप लगा लो, या फिर आप ये कंडीशन को देख लो कि कोई भी ए बी बिलोंग्स टू एस ले लें, आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें एस में से ही, सबसेट में से ही, उसके लिए ए माइनस बी करें वो भी सेट में होना चाहिए, ए इंटू बी करें तो वो भी आपका सेट में होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखें। यानी कि सबरिंग के लिए हमारी कंडीशन अगर हम बनाते हैं, यानी एस हमारा सबसेट हो, नॉन एम्प्टी हो, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, एनी ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस। हमने दोनों ही एलिमेंट एस से ही लिए, कोई भी एलिमेंट आर से नहीं लिया, ध्यान रखें, दोनों एलिमेंट एस से लिए हैं। और इसके लिए हमारा ए माइनस बी भी बिलोंग्स कर रहा है एस से एंड ए इंटू बी भी बिलोंग करना चाहिए एस से। तो ये जो कंडीशन है अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है देन ये हमारी एक सबरिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, या ये बात करें कि रियल नंबर की, तो रियल नंबर हमारा सब रिंग होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। और इसी टाइप से रैशनल नंबर हमारा सब रिंग हो जाएगा रियल नंबर्स का। इंटीजर्स हमारे सब रिंग हो जाएंगे जो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। इसी टाइप से कोई भी एनजेड है, मल्टीपल ऑफ जेड, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, ये बेसिकली सब रिंग का ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे सब रिंग्स हो जाएंगे। ये रिंग है, सी रिंग है, कॉम्प्लेक्स नंबर रिंग है, तो रियल नंबर उसकी सब रिंग हो जाएगी, रैशनल नंबर्स रियल नंबर की सब रिंग हो जाएगी, इंटीजर्स रैशनल नंबर्स के सब रिंग हो जाएंगे, ठीक है। सो पर्टिकुलर इस टाइप से हमने एग्जांपल्स ऑफ सब रिंग्स देखे। अगर हम बात करें इसके लिए दैट ring of rational numbers is a subring of the ring of real numbers, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। रियल नंबर्स का सबरिंग हो जाएगा कौन, जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। सो इसी टाइप से जो स्टेटमेंट हमने लिखा उससे आप 2 4 5 स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने Z4 लिया, Z4 हमारा है 0 1 2 एंड 3, ठीक है। इसका एक हमारा सबरिंग हो जाएगा, जैसे 0 एंड 2 ले रहे हैं हम, ठीक है, ये हमारा इसका सबरिंग हो सकता है। इसी टाइप से अगर हम एग्जांपल लेते हैं 0 एंड 1, क्या ये इसका सबरिंग हो सकता है? तो इसके लिए कंडीशन ये है कि जैसे ये अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4 है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 के अंदर है, वैसे ही 0,2 ये भी आपका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 एंड एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए ही होना चाहिए। अगर ये 0,1 अंडर एडिशन यानी एडिशन मॉड्यूलो 4 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 के लिए है, तब तो ये Z4 का क्या हो जाएगा, सबरिंग हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस 0 और 1 को एडिशन मॉड्यूलो 2 के लिए लिया है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2 के लिए लिया है, देन ये तो हमारा Z2 के इक्वल हो जाएगा। सो इस केस में ये इसका सब ग्रुप नहीं हो पाएगा Z4 का, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। 0 एंड 1 ये आपका अगर एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 के इक्वल है, मतलब 4 के लिए आप ले रहे हैं, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एंड एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए है, देन तो ये हमारा सबरिंग हो जाएगा। अदरवाइज ये इसका सबरिंग नहीं होगा। अगर एडिशन मॉड्यूलो किसी भी अदर बेसिस के अकॉर्डिंग है तो ये इसका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो ऑपरेशन है वो हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा जीरो एलिमेंट है एंड आर इटसेल्फ
ये दोनों ही आर द सबरिंग्स ऑफ आर, ये आर की सबरिंग्स होगी ही होगी। ऑब्वियस सी बात है, आर रिंग के लिए एक तो जो जीरो एलिमेंट है और एक आर इटसेल्फ, ये दोनों ही इसके सबरिंग्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों को ही हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबरिंग, इम्प्रॉपर और ट्राइवियल, ट्राइवियल सबरिंग्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो हमारे बेसिकली जीरो है या इटसेल्फ जो रिंग होती है, ये दोनों ही हमारे इम्प्रॉपर सबरिंग्स हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इनको छोड़ के जो भी सबरिंग्स होंगे वो हमारी प्रॉपर सबरिंग्स होंगे, ठीक है। ऑल सबरिंग्स ऑफ आर एक्सेप्ट जीरो एंड आर कॉल्ड प्रॉपर सबरिंग्स। लिख भी लेते हैं हम यहाँ पर, ऑल सबरिंग्स ऑफ आर एक्सेप्ट जीरो एंड आर, यानी इटसेल्फ को छोड़ के और जीरो को छोड़ के, एक्सेप्ट दिस कॉल्ड प्रॉपर सबरिंग्स। बाकी सारे प्रॉपर सबरिंग्स हो जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कॉन्सेप्ट हम पीछे वाली हमारी जो मेन स्लाइड है वहां पर भी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमने बात की थी, तो सबरिंग्स के लिए हम देख लेते हैं कि एक तो जीरो और एक आर इटसेल्फ, ये तो हमारे इम्प्रॉपर सबरिंग्स हो जाएंगे, ठीक है। सो इन्हें हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबरिंग्स, ठीक है, या ट्रेवियल, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली सबरिंग्स जो है, बेसिकली हम जानते हैं कि एस सबरिंग्स जो है इन दोनों के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये जो होगा ये हमारा प्रॉपर हो जाएगा। इन दोनों को छोड़ के इनके बीच का जो होगा ना वो हमारा प्रॉपर सबरिंग हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं सबरिंग के, तो वो हम देख लेते हैं, रिजल्ट्स ऑफ सबरिंग। ये हमने सबरिंग को जो है काफी अच्छे से देखा। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ सबरिंग्स। बिल्कुल लास्ट टॉपिक आज के लिए, क्योंकि क्लास उसके बाद काफी लंबी हो जाएगी तो हम उसे छोड़ेंगे भी, लेकिन यहाँ तक हम थोड़ा अच्छे से इसको देखने भी वाले हैं, ठीक है। हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सबरिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग्स इज अगेन अ सबरिंग। जैसा कि आप बात करते आ रहे हैं अब तक कि कोई भी दो सबरिंग्स का इंटरसेक्शन अगर हम देखें, सेम हमारा ग्रुप में होता है, वेक्टर स्पेस में होता है, आइडियल जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां भी ऐसा ही होगा कि अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कोई भी दो सबरिंग आपकी S1 S2 इनका इंटरसेक्शन भी लेंगे तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी एक सबरिंग हो जाएगी, ठीक है जी। ये तो हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस अगर आप ले रहे हैं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेते हैं। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का मतलब है बहुत सारी सबरिंग्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। आर्बिट्रेरी यानी कि ऐसा ही, आर्बिट्रेरी यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एसआईज आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो बहुत सारी आर्बिट्रेरी सबरिंग्स का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी हमारी एक सबरिंग ही होगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से इसको देखते हुए जाए, नोट्स बनाते हुए जाए बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट फॉर्मेट में। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, अगर आप यूनियन की बात करते हैं, S1 सबरिंग आपकी और इसके S2 के साथ यूनियन की अगर बात करते हैं तो ये हमारा यूनियन जो है इट मे और मे नॉट सबरिंग, ये हमारी हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, हमारे पास कंडीशन है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कंटेनमेंट जो कंडीशन है हमारी, यानी S1 हमारा कंटेन करना चाहिए S2 से एंड S2 हमारा, या फिर S2 हमारा कंटेन करे S1 से, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन हमारा S1 यूनियन S2 जो है ये हमारा बेसिकली एक सबरिंग हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कंडीशन फॉर सबरिंग, ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। सो इसके लिए बेसिकली ना, ये इसके लिए हम प्रूफ भी कर लेते हैं, छोटा सा हमारा इसके लिए प्रूफ है। यूनियन की बात करें या सम ऑफ टू सबरिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप या तो आ जाए यूनियन या फिर आ जाए सम ऑफ टू सबरिंग्स, ठीक है। बेसिकली मान लीजिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, S इक्वल्स टू मैट्रिक्स फॉर्मेट में है हमारी 2x2 की A, B बिलोंग्स टू Z एंड एक हमारी सबरिंग है
टी सच दैट ये हमारी है 0C00 इस फॉर्मेट में C बिलोंग्स टू Z। ठीक है, सो ये दो हमारी सब रिंग्स है एंड इनके लिए हमें चेक करना है कि इनका यूनियन जो है ये हमारा बेसिकली सब रिंग होगा या नहीं होगा। अब देखिए सब रिंग के लिए हमारे पास वो खुद को एक रिंग होना चाहिए। रिंग हो तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन भी हमारी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी। सेम चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसी फॉर्मेट में ले लेते हैं। इसी फॉर्मेट में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लाइक 1 2 0 0। ठीक है, ए बी को कुछ भी मान सकते हैं। सो मान लीजिए ये हमारा एक एलिमेंट है जो कि एस से बिलोंग करता है। ठीक है, जो कि एस से हमारा बिलोंग करता है। इसी टाइप से यहाँ पर टी से बिलोंग करने वाला भी एक एलिमेंट ले लेते हैं इसी फॉर्मेट में, सी की वैल्यू कुछ भी लेकर के। ये मान लीजिए हमारा टी से बिलोंग करता है। अब अगर ये दोनों सबरिंग्स है और एस यूनियन टी हमारी सबरिंग हो जाएगी, दैट मीन्स एस और टी के लिए जो भी दोनों एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसके लिए हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को वो होल्ड करेगा। यानी कि एस और टी से ये दोनों एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सो इन दोनों का एडिशन भी यानी एस प्लस टी, इन दोनों का एडिशन, दोनों एलिमेंट्स का जो एडिशन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कंटेन करेगा उसी पर्टिकुलर एस यूनियन टी से। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि 1 0 2 0 ये भी हमारा जो है एस यूनियन टी से है और 0 3 0 0 ये भी हमारा बिलोंग करता है एस यूनियन टी को। तो इन दोनों का एडिशन जो है, एडिशन हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 0, ये भी हमारा बिलोंग करना चाहिए। क्योंकि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो इन दोनों जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका एडिशन भी इससे बिलोंग करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि एस यूनियन टी में ऐसी फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स यानी ये दोनों ही फॉर्म्स ना तो एस से बिलोंग करती है ना टी से बिलोंग करती है, तो एस यूनियन टी से भी कैसे बिलोंग करेगी। ठीक है, तो सिंपल सी कंडीशन है कि अगर ये इससे बिलोंग करती है दैट मीन्स या तो ये एस से बिलोंग करनी चाहिए या टी से बिलोंग कर लेना चाहिए, तभी तो ये एस यूनियन टी में आएगी। अब ये फॉर्मेट ना तो एस में है ना टी में है, दैट मीन्स बेसिकली यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं होती, तो बेसिकली ये सब रिंग भी आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो ये आपका छोटा सा इसका प्रूफ था। बेसिकली आप इसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी याद कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज हमने देखी, यूनियन जो है सिर्फ और सिर्फ कंटेनमेंट के लिए, कंटेनमेंट सिचुएशन के लिए होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, सो अगर आप एडिशन भी कर रहे हैं ना, S1 प्लस S2 का भी देख रहे हैं, तो S1 प्लस S2 है ना, ये भी नहीं होती है। ठीक है, मे नॉट ऑलवेज, जरूरी नहीं है कि ये सबरिंग होगी। ठीक है, ये सबरिंग ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो सबरिंग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली है और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आइडियल। और क्योंकि क्लास हमारी काफी लंबी हो चुकी है, सो एंड ऑफ द स्लाइड शो। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम एक ब्यूटीफुल सा थैंक यू आपके लिए लिखेंगे। और ये थैंक यू मैंने लिखा है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग our channel MKH, or we can say Meet Knowledge Hub. सो आई होप वीडियो को जो है आप लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को आप जो है शेयर करते होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक है जी आइडियल। और आप देख सकते हैं कि काफी मजेदार तरीके से हमने जो है सब रिंग, बुलियन रिंग, इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा। उससे पहले हमने रिंग को देखी। इतना टफ टॉपिक है ना, ये इतना लेंथी और टफ टॉपिक है, उसे हम कितना मजेदार तरीके से करते हुए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे कैसे हमारा टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से कवर अप होता हुआ जा रहा है। मैं बता दूं कि नेक्स्ट जो है आइडियल वगैरह है, ठीक है, या फिर प्रॉपर आइडियल, इम्प्रॉपर आइडियल, अगर हम बोले प्राइम आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है, मैक्सिमल जो है, तो ये सारी के सारी जो टॉपिक्स हैं, मैक्सिमल रिंग जो होती है, ठीक है। सो बेसिकली बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत ही अच्छे से हम रिंग थ्योरी को करने वाले हैं नेक्स्ट हमारी क्लास के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।